नंबर 9 एंड चैप्टर नेम इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। मैं इस चैप्टर को कहूंगा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब मैटर में कौन कौन आ जाते हैं? सॉलिड भी आ गए, लिक्विड भी आ गई, गैस भी आ गई, तो ये तीनों आ गई। तो हमें जो हमारे स्टार्टिंग के 2 चैप्टर है ना, फर्स्ट और सेकंड, इसमें हमें जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को स्टडी करना है। फर्स्ट चैप्टर में सॉलिड की स्टडी करेंगे और सेकंड थर्ड चैप्टर में जो आगे के चैप्टर होंगे उसमें हम फ्लूइड के प्रॉपर्टी जो स्टडी करेंगे। फ्लूइड में गैस और लिक्विड दोनों आ जाती हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हम सॉलिड की स्टडी करते हैं। अगर देखा जाए कि मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती है, जनरल प्रॉपर्टीज होती है, उनका रूट कॉज एक होता है, एक, ओनली वन। अगर हम खोजते खोजते सर्च करते जाए तो हम पाएंगे कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है, सम प्रॉपर्टीज जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है सॉलिड के पास, वो केवल एक रूट कॉज की वजह से होती है। वो रूट कॉज होता है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब उस इंटरमोलिकुलर फोर्स को समझते हैं कि वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे समझा जाएगा। उसको समझाने के लिए आपकी एनसीईआरटी बुक में एक फिगर बनाई है। वो फिगर इस तरीके से बनाई है, जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल्स ये है और एक मॉलिक्यूल्स ये है, एक यहाँ पर है। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मान लीजिए, समझाने के लिए मैं दूर दूर बना रहा हूं, ठीक। या अगर एटम्स है तो एटॉमिक फोर्स कह देंगे, और मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स फोर्स कह देंगे। अगर ये 2 एटम्स है तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्सेस होगा उसको हम एटॉमिक फोर्सेस कहेंगे। ये एटम्स इस वाले एटम्स पे फोर्स लगाएगा, ये एटम्स भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, यानी कि सब एक दूसरे पे आपस में ये फोर्सेस लगा रहे होंगे, और इस फोर्सेस का नाम दे रहे हैं हम एटॉमिक फोर्सेस। मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल लग रहा होगा तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस कह देंगे, ठीक। तो यहां पर अब इस फोर्सेस को विजुअलाइज करने के लिए हमने फिगर कुछ इस तरीके की बनाई। ये ऐसे स्प्रिंग बना दिया, ये स्प्रिंग बनाया, और यहां पर ये स्प्रिंग बनाया, एक स्प्रिंग ये बनाया, सिर्फ समझाने के लिए, ताकि कि आपकी समझ में आ जाए। एनसीईआरटी ने ऐसा ये डायग्राम बना करके तुम्हें दे दिया। ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग, ये लो जी, ये स्प्रिंग बना दिया, ठीक है। अब ये है यहां पर मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स, ये एटम्स है, ये एटम्स, ये रहा एटम्स, ये रहा एटम्स, एक ही रहा, ये सब एटम्स है, ठीक है। आप इसे 3D में भी बना सकते हैं, ये तो 2D सी दिख रहा है। हाँ, अभी बुक में खोल करके देखना, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा, देख करके पता चलेगा। अब यहाँ पर ये एक एटम्स के दूसरे एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम ओरिजिनल डिस्टेंस कहेंगे, और इसको डिनोट करेंगे हम R0 से। R0 से अब आप अपने सेंस से बता सकते हो कि जब इन दोनों एटम्स को ऐसे कंप्रेस किया जाएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, दबेगा स्प्रिंग, और फिर क्या होगा, स्प्रिंग वापस रिलैक्स होगा, है ना, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अटेंड करने की कोशिश करेगा। जैसे आप कंप्रेशन करोगे, मान लीजिए आपने इस बॉडी के ऊपर से वेट रख दिया, कुछ मास रख दिया, तो ये जो स्प्रिंग है ये दब जाएगा, ये स्प्रिंग भी दबेगा, ये भी दबेगा, और ये भी दबेगा, ठीक है। अब ये वाला जो ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और उस फोर्सेस को हम क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स की वजह से लग रहा है, या फिर एटॉमिक फोर्सेस एटम्स की वजह से लग रहा है, ऊपर जाना चाहता है वो, ऐसा ही होता है ना। या आप ऐसे सोचिए, इसे पकड़ करके मैंने ऐसे खींच दिया, तो ये डिस्टेंस जो है R0 ये इंक्रीज हो जाएगी, और जब ये इस डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, ये जैसे आपने स्प्रिंग को खींच दिया हो, तो स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग वापस से एक फोर्स लगाएगा, वापस उसी पोजीशन को अटेंड कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये जो फोर्सेस है इसको बोलते हैं हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। इसी फोर्सेस की वजह से मैटर के पास जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है इसी की वजह से होती है। सॉलिड के पास भी, लिक्विड के पास भी, फ्लूइड के पास भी, सबके पास ये रूट कॉज है आपका। हम इसे स्टडी करेंगे, लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बता दिया कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है। अब जैसे हमने लिखा, चैप्टर का नाम लिखा मैकेनिकल प्रॉपर्टी,
सबसे फर्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, अब ये इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी क्या होती है? अब ये सुनिए, इलास्टिसिटी क्या होती है। आपने इलास्टिक ली होगी, जो यूज करते हैं, रबर ली हमने, उस रबर को हमने ऐसे खींचा, ऐसे जैसे इसको खींचा हमने, ये नीचे डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, आर नोट से ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, छोड़ दो, क्या होगा? वापस रबर वहीं पे आ जाएगी, यही साइज बन जाएगा उसका। तो क्यों आई है? क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी है, इसको कहते हैं हम इलास्टिसिटी। यानी कि अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगा करके उसकी शेप को, उसकी फॉर्मेशन को चेंज करें और फोर्स को हम हटा लें, फिर वापस वही पोजीशन आ जाएगी। तब हम उन सॉलिड के लिए वर्ड यूज करेंगे इलास्टिसिटी, कि इसमें तो इलास्टिसिटी है, ये तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। अब ये डिफॉर्मिंग फोर्स पूछोगे आप क्या हो, कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? आ जाओ, तो डिफॉर्मिंग फोर्स भी बता देता हूं। डिफॉर्मिंग फोर्स, देखो डिफॉर्मिंग फोर्स यहां पे समझाता हूं मैं। ये मैंने एक वायर ली, ये वायर आप रबर की मान सकते हैं, आयरन की ले सकते हैं, किसी की भी ले सकते हैं, मान ली हमने, ये ले ली, ठीक है। और यहां पर हमने इस पे वेट लगाया, ये वेट लगाया और पकड़ करके इसे खींचा, ऊपर से बांध तो पहले से, कभी ये ऊपर आ जाए, नीचे से आ जाए, ये बांध दिया, ठीक है। अब इस पे हमने वेट लगाया और ये खींची, मान लीजिए 1 mm ही खींची जाए, 2 mm खींची, लेकिन खींची तो जरूर है, रबर की होगी तो ज्यादा खींच जाएगी। तो ये यहां पर आ जाती है, इसकी पोजीशन ये यहां पर, यहां सब में होती है, आयरन में भी होती है, स्टील में भी होती है, वही तो स्टडी करना हमें। आयरन में और स्टील में तो सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी होती है। अभी देखिए, अभी चैप्टर तो शुरू होने, सब पता चल जाएगा खींचेगा है या नहीं खींचता है। खींचता है, सब खींचता है, ऐसी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में जो ना खींचे। पत्थर भी खींचता है, खींचने वाला होना चाहिए, बात ये है, सब खींचता है। तो ये जब आपने इस पे वेट लगाया, इस रोड पर या इस वायर पर फोर्स लगाया, तो ये जो है नीचे की तरफ वायर खींच गया। ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस खींची होगी, मान लीजिए ये 1 mm, 2 mm, 3 mm कुछ भी हो सकती है। तो इसके मॉलिक्यूल्स पहले यहां था और ये मॉलिक्यूल्स यहां आ गया। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस लग रहा है, ये मॉलिक्यूल्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाना चाहता है। आपने तो नीचे की तरफ फोर्स लगा दिया ये, और उस फोर्स को क्या कह रहे हैं आप? डिफॉर्मिंग फोर्स, या फिर वेट लगाया ना आपने, मान लीजिए इसका मास m है, तो इसको क्या कहेंगे हम? वेट, कि हमने तो वेट लगा दिया। लेकिन इस वेट का नाम हम यहाँ पर अलग रख देंगे, क्योंकि इसने कुछ हमें नया काम करके दिखाया, और उसी नाम की तर्ज पर हमने इसका नाम रख दिया, इस फोर्स का। इसका फॉर्मेशन पहले ये था, फॉर्मेशन बनावट, अब इसकी बनावट ये हो गई। तो इस फोर्स ने क्या करा? इस फोर्स ने इसकी फॉर्मेशन को चेंज कर दिया, यानी कि डिफॉर्म कर दिया इसको। तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे डिफॉर्म। समझ लाओ बच्चे, अब आगे सही। तो इसको क्या बोलेंगे हम? डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलेंगे हम इसे? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो यहां पर अब इसको हम बोला करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है बच्चों? डिफॉर्मिंग फोर्स दैट फोर्स व्हिच चेंज पोजीशन और फॉर्मेशन। दूसरा वर्ड यूज करेंगे हम अपने मैकेनिकल फिजिक्स के लिए, कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन एक कॉमन वर्ड हो जाता है। कॉन्फिगरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे ये अभी इसका कॉन्फिगरेशन है, मान लीजिए ऐसे, मान ये कॉन्फिगरेशन है, ये अरेंजमेंट है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंजमेंट है, मैंने इस पे फोर्स लगाया और ये अरेंजमेंट ऐसे हो गया, चेंज हो गया अरेंजमेंट। या ऐसे समझिए, ये आपके पास बॉडी है, इसका अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होगा, फोर्स लगाया, अरेंजमेंट बिगड़ गया,
शेप चेंज हो गई, शेप चेंज हो गई, साइज भी चेंज हो गया, ये हो गया साइज चेंज। तो हम कहेंगे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया आपने, और कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते ही शेप चेंज हो जाती है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते ही साइज भी चेंज हो जाता है, बट जरूरी नहीं है। कुछ केसेस में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है बट कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है बट शेप एंड साइज चेंज नहीं होते। किस केसेस में? इस केसेस में जैसे जैसे आपके पास वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, वो खेलने वाला क्यूब होता है, उसको ऐसे घुमाओ, आपने कॉन्फ़िगरेशन ही तो चेंज किया है, शेप कोई ना चेंज की, साइज चेंज हुआ नहीं, चेंज हुआ, बट कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट चेंज हो गया। अभी 6 कलर्स इधर थे तो वो इधर आ गए, तो इसको कहते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आपने एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट था वो बिगाड़ दिया। तो एटम्स का अरेंजमेंट चेंज करने से शेप चेंज हो जाती है और साइज भी चेंज हो जाता है, और जरूरी भी नहीं है कि चेंज ही हो। तो ये आपने जब आपने फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, तो आप कौन सा वर्ड यूज करोगे कि उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, साइज चेंज हुआ, या फिर शेप चेंज हुई? कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन बेटर रहेगा हमारे लिए। व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन ए बॉडी, then the configuration is changed. Such forces is known as deforming force. उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स समझ में आ गया क्या फोर्सेज होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स इसको कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अच्छा, अब यहाँ पे आओ। हाँ, एक फोर्सेज, ये तो डिफॉर्मिंग फोर्स रख दिया, मैं इसे mg को हटा रहा हूँ, समझ गए आप। ये डिफॉर्मिंग, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, बना लेना इसे। डिफॉर्मिंग फोर्स, इसे हटाना जरा, क्या होगा? वापस चला गया। वापस क्यों गया है? वापस इसलिए गया है, कोई ना कोई फोर्सेस ऊपर भी लगा होगा, वही तो बुला के लेके गया इसे। अगर ऊपर की तरफ फोर्सेस ना लगता, यहां पर इसमें फोर्सेस ना लगता ऊपर की तरफ, तो क्या ये ऊपर जा पाता? नहीं जाता। आप आटे की रोड लो, बना लो, आटे की गिलोय ऐसे बना लो, उसमें फोर्स लगाओ, लगा दिया, छोड़ दो, ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा ना, उसमें फोर्स ही नहीं है, उसमें ऐसा फोर्सेस नहीं है जो उसकी पोजीशन को, जो उसकी सेटिंग को रिस्टोर करा दे। अभी इसकी सेटिंग ऐसी है, और जैसे ही आप इस फोर्सेस को हटा लोगे तो ये रीस्टोर हो जाएगा, जैसे फोन को रीस्टोर करते हैं, दोबारा से वहीं पे आ जाता है वो फोन। तो जैसे ही फोर्सेस हटा लोगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। ये फोर्स ऐसा फोर्सेस है जो बॉडी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने का काम करेगा। दोनों अलग है, ये तो शेप चेंज करा रहा है, वो उसी शेप को बनाना चाह रहा है, बट दोनों इक्वल हो सकते हैं। मान लीजिए हमने इस पे वेट लगा के छोड़ दिया, तार खींचता रहा, रुक गया। तो जब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, नीचे का फोर्सेस मींस डिफॉर्मिंग फोर्स एंड ऊपर का फोर्सेस रिस्टोरिंग फोर्स, दोनों इक्वल हो गए। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, हमें पता चल जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स कितना पैदा हुआ इस वायर में। तो इसकी कैलकुलेशन किससे कर रहे हो आप? डिफॉर्मिंग फोर्स से। जैसे सब्जी लेने जाते हैं हम, जब सब्जी लेते हैं तो उधर सब्जी रख दी हमने, तो सब्जी को कोई ना पढ़ते, उधर कितना बाट रखा है, 1 kg, 2 kg, 3 kg रखा है, तो हमें पता चल जाता है कि सब्जी 3 kg है ना, ऐसे पता चल करते हैं। तो इसको मेजर कर लेंगे हम डिफॉर्मिंग फोर्स को, तो रिस्टोरिंग फोर्स की मेजरमेंट हो जाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स ये होता है, दोनों की डेफिनेशन हम लिख लेंगे क्या होती है। अब बात आ जाती है इलास्टिसिटी पे। इलास्टिसिटी बच्चों, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी है किसकी? सॉलिड की। कैसी प्रॉपर्टी है? ऐसी प्रॉपर्टी है जब हमने किसी बॉडी पर फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, अब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया तो सॉलिड वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। किस प्रॉपर्टी की वजह से? इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सॉलिड ड्यू टू विच इट्स रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी। जो सब सॉलिड के पास होगी हैं, सब सॉलिड के पास, सबके पास होगी। अब देखो इधर रबर का एग्जांपल लेते हैं। रबर पे हमने लगाया फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, हमने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, 1 न्यूटन अप्लाई किया तो हमने उसे हटाया, वापस हो गया। तो हमने कहा कि रबर के पास जो इलास्टिसिटी है वो 1 है, ठीक है। अब
फिर हमने दोबारा से रबर पे फोर्स लगाया, अब की बार लगा दिया 2 न्यूटन। 2 न्यूटन अप्लाई करने से रबर टूट गई, नीचे गिर गए, दो पीस हो गए उसके। अब हमने स्टील की रोड ली, स्टील का वायर लिया, उसको हमने इतना 1 मिलीमीटर, देखो रबर को, सुनिए, रबर को खींचने के लिए, रबर को 1 mm स्ट्रेच करने के लिए आपको 1 न्यूटन फोर्स का रिक्वायरमेंट पड़ रहा था। तो हमने क्या कहा कि रबर की इलास्टिसिटी 1 न्यूटन है। अब स्टील को आप खींचिए, स्टील को जब आप 1 mm खींचोगे तो आपको फोर्स लगेगा 100 न्यूटन। 100 न्यूटन फोर्स से जब खींचोगे, जब जाकर के स्टील इतना सा खींचेगा, बाल बराबर, बट खींचेगा तो जरूर, और कितना, 100 न्यूटन। तो अब उसकी इलास्टिसिटी कितनी है, 100। तो कौन सा ज्यादा इलास्टिसिटी किसके पास हुई, रबर के पास या स्टील के पास? स्टील के पास हुई, क्योंकि उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, तब जाकर के वो थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, और फिर उस फोर्स पे उतारो, फिर वापस से वो वहीं चला जाएगा। जो पुल बनाते हैं इतने बड़े बड़े, ये बन रहे हैं, कितने बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, इनके ऊपर मेट्रो आएगी और ये पुल ऐसे कंप्रेस हो गए, मेट्रो चली जाएगी, मेट्रो चली जाएगी, पुल वापस से ऊपर आ जाएगा। हाँ ऐसा होता है, देखना पुल के नीचे खड़े होकर के, कभी पुल के नीचे खड़े होकर के देखना, पुल ऐसे दबता है थोड़ी देर के लिए, चाहे वो इतना सा दबे, लेकिन दबेगा जरूर, ऐसे दबा, और जैसे ही मेट्रो चली जाएगी वो ऊपर आ गया। अरे सबसे अच्छा एग्जांपल लो, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, दिखाओ स्टील की रोड, वो तो हाँ रखी तो थी यहाँ पे, मैं ला रहा हूँ। देखो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, नहीं मोड़ने के नहीं, ये स्टील की रोड है, पुल मान लो इसे, पुल मान लो, ये यहाँ पे फोर्स आएगा कुछ ऐसे, ये दबेगा, दबा, अब जब ये फोर्स हट जाएगा, बस चली जाएगी, तो देखो वापस नहीं आया नहीं गया अपनी पोजीशन पे। अब इसे ऐसे समझो, यहाँ पे फोर्स लगाओ, ये नीचे दब जाएगा, और जैसे ही बस चली जाएगी, ट्रक चला जाएगा, ये वापस आ जाएगा। और ये होना बहुत जरूरी है, अगर ऐसा नहीं होता ना तो पुल टूट जाते हैं। तो जब एक इंजीनियर पुल को डिजाइन करता है ना, इलास्टिसिटी को अपने माइंड में रखता है कि इसमें इलास्टिसिटी भी पैदा करनी है मुझे, तभी तो वो बीच में स्प्रिंग लगाते, बीच में गैप छोड़ देते, उसी के बारे में स्टडी करेंगे हम लास्ट में जाकर के, पुल का डिजाइन कैसे करते हैं डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ये समझ में आ गया, इलास्टिसिटी भी समझ आ गई, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, वो डेफिनेशन लिखिए आप।